Abdul Basit, you can begin with recitation, okay? Okay, Abdul Basit's mic has some problem or something. So, Aisha, can you begin? Yes, teacher. Okay, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत। अच्छा बेटा, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में जो हमने फैक्टर्स पढ़ लिए थे वो था टोपोग्राफी, लैंड, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। अगर फ्लैट लैंड होगा तो इट वुड बी कन्वीनियंट टू गो अहेड विद फार्मिंग एक्टिविटी, और अगर हाई लैंड होगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। सेकेंड जो हमने फैक्टर डिस्कस किया था वो था सॉइल, और इसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि रिच एलुवियम सॉइल जो होता है इट इज रियली गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, whereas thin soil is a poor quality soil that does not stimulate the growth of crops. Okay, क्विक रिविजन करवा रही हूँ ताकि वो बच्चे जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए आसान है। देन पेस्ट एंड डिजीजेस, पेस्ट एंड डिजीजेस, इसमें आप लोगों को ये बात पता है कि अगर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा या ग्रोथ नहीं होगी क्रॉप्स की इसकी वजह से, बल्कि इसका एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्रॉप के ऊपर, और आपके जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिजीजेस में आप कॉटन क्रॉप में जो एक लीफ कर्ल वायरस है, ठीक है, वो क्या करता है, कॉटन क्रॉप को डैमेज करता है, ठीक है। इसी तरीके से पेस्ट अटैक, लोकस्ट अटैक जो है कॉटन क्रॉप को वो डैमेज करता है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? Excuse me. जी बेटे, We can use pesticides. सॉरी, We can use pesticides. exactly. The preventive or the curative methods include use of pesticides, and there is one more additional method that you can poison the seeds so that before sowing them, okay, you can poison the seeds so that it does not get affected by the pest attack, okay। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, जो कि नेचुरल फैक्टर ही है, रेन। और रेन आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि अगर रेनफॉल जहाँ पे बारिशें कम होती है फिर हमें आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर की तरफ जाना पड़ता है हम, और अगर लेट्स से कि उस एरिया में पानी की शॉर्टेजेस हैं तो फिर जो है बहुत ज्यादा मसले होते हैं या आप वहाँ पे क्रॉप नहीं ग्रो कर पाते, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है जिस तरीके से भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं, कहीं पे बारिशें कम हो रही हैं, कहीं पे ज्यादा हो रही हैं, तो इससे सबसे ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे क्रॉप पे आता है, ठीक है। और ये बात भी आपको पता होगी कि अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे सनशाइन एंड टेम्परेचर, फिफ्थ जो हम लोगों का फैक्टर है नेचुरल फैक्टर, सनशाइन और टेम्परेचर है। ये आपको पता है कि एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर इवन फॉर द सीड्स जर्मिनेशन, ठीक है। तो अब क्रॉप को भी जो है एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, अगर बहुत ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट होगी तो आपके जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो यू नीड अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। और ये बात जो है रेनफॉल वाली भी मैं आप लोग को बताती चलूँ, अगर आप लोग भूल गए हो कि मैंने बात बताई थी कि एट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जो है उस वक्त बारिशें नहीं होनी चाहिए, उस वक्त ड्राई होना चाहिए सीजन, ताकि जो है आपके जो वो क्रॉप्स जो कि बिल्कुल तैयार है फसल, वो आपकी डैमेज ना हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स में आपका जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्योंकि जाहिर है नेचुरल नहीं है, डायरेक्टली इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग। इसमें जाहिर है आप ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, कैनाल्स बना रहे हैं, तो इसमें सब ह्यूमन इनपुट शामिल है, ठीक है। आप लेकिन क्या कर रहे हैं,
कुछ हद तक ये रिवर्स वगैरह से कनेक्टेड है कि आप जो है रिवर्स का जो पानी है वो अपनी फील्ड्स, एग्रीकल्चरल लैंड को या फील्ड्स को जो है वो प्रोवाइड करें थ्रू चैनल, ठीक है। अच्छा, अब जो गैप्स होते हैं ना रेनफॉल की वजह से, या फिर बहुत ही ज्यादा डेविएशन आ जाता है, या बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि एक ड्राई पीरियड आ चुका है, कि उस गैप को फिल करने के लिए इरिगेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ताकि आपके जो क्रॉप्स हैं उनकी जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके, और वो प्रॉपरली उनकी जो है वो गुड क्वालिटी क्रॉप जो है वो ग्रो हो। क्योंकि आपको पता है बेसिक नीड ही जो है वो क्रॉप के वाटर है, और फर्टिलाइजर, मतलब नेचुरल जो उसका मिनरल चाहिए वो है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, दीज आर द फूड्स फॉर देम ना, और सनलाइट, ये नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो क्रॉप है आपका अच्छे से ग्रो नहीं होगा। reduces water logging by lowering water table through tubewells। अच्छा, ये बात भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर वो एरियाज जहाँ पे ट्यूबवेल्स की एडवांटेज मैंने आप लोगों को बताई थी जूनियर क्लासेस में जब आप लोग 7 में थे, कि ट्यूबवेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर टेबल यानी जो लेवल ऑफ वाटर होता है अंडरग्राउंड, उसको कम करने के लिए। अगर लेट से वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड के लेवल से ऊपर आ गया तो आपका जो सॉइल है वो मार्शी हो सकता है, खराब हो सकता है, मड में चेंज हो सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए आपने क्या करना होता है, वहां से पानी कम करना होता है, लेवल ऑफ वाटर कम करना होता है। So in order to do that, you go ahead with installing tube wells. You go ahead with taking out water from underground in order to reduce the water level and using that underground water to provide water to crops. Okay? Then to लेकिन कॉजेज क्या है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के कॉजेज क्या है, ये हम लोग वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बता दिया तो हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों, वजह क्या है वाटर लॉगिंग होने की। एक तो ये कि पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो रही है, कैनाल्स हैं वो अनलाइंड है, सीमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है उनमें से लीक हो रहा है, सही है, और वो वाटर टेबल जो है वो हाई हो गया है। सेकेंडली, अनलाइन कैनाल्स, बिल्कुल ये फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जनरली सारी चीजें आ गई, सिर्फ कैनाल्स नहीं आए, और भी मेथड्स आ गए इरिगेशन के कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आपके जो बैंक्स हैं या वो उसको जो आपने हाई नहीं किया हुआ, वेल सीमेंटेड नहीं किया हुआ, तो फिर उससे भी क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, सही है, और जो है अल्टीमेटली जो लेवल ऑफ वाटर है वो ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा। अनलाइन कैनाल्स हैं तो वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, और एक पॉइंट पे ग्राउंड कितना एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉइल कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा, एक पॉइंट आएगा कि इट वुड बिकम मडी। ट्यूबवेल्स आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन एज यूज फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। अब ट्यूबवेल्स मसले का हल तो है, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन आ गई ना यहाँ पे, इसको इंस्टॉल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उनको जो फार्मर्स हैं, लेट्स से पुअर फार्मर्स होंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनको चार्जेस देने पड़ते हैं, उसको इंस्टॉल करना भी उनको शुरू में इनिशियल कॉस्ट जो है वो भी उनको पड़ती है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल उनको पुअर फार्मर जो है उनके लिए करना मुश्किल होता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पंप्स और वेल्स, हम लोग इतने ज्यादा आउटडेटेड हैं कि टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा हम, और आप लोगों को ये भी पता है कि फार्मर्स जो है वो रिलक्टेंट होते हैं चेंज होने के लिए, और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो अल्टीमेटली वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि वाटर लॉगिंग को एक तरीके से प्रमोट कर रहा है, क्योंकि आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप जो है ट्यूबवेल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वही बात है। अच्छा जी, अब थर्ड जो ह्यूमन फैक्टर है मैकेनाइजेशन है। मैकेनाइजेशन क्यों जरूरी है, यानी यूज ऑफ मशीनरीज, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रक्स, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्पीड अप योर प्रोसेस ऑफ Time. फार्मिंग। यस बेटा, In order to just save time, like it takes a lot of time in the microwave exactly, techniques. it takes a lot of time if you do it the work manually, so it will take a lot of time, ठीक है। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक मिनट, उस टाइम को बचाने के लिए आपने जो है मशीन्स का इस्तेमाल कर दिया। अब मशीन्स ना सिर्फ टाइम आपको बचा रहे हैं, बल्कि आपकी जो आउटपुट है वो भी कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस करें। इसके लिए बेहतरीन वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्ड इज यूज्ड इन लेस टाइम, मोर प्रोडक्शन, मोर आउट, ठीक है।
और वेस्टेज जो है वो भी आपका जो है वो कम होगा। ऑब्वियसली जब प्रॉपर मशीनरी प्रॉपर तरीके से यूज होंगी तो आपको जो वेस्टेज का है अमल वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बेटर प्रिपरेशन ऑफ फील्ड्स भी अच्छे तरीके से, जो लार्ज एरियाज हैं, जो लार्ज फील्ड्स हैं, उनको मैनुअली अगर हम करते हैं तो उसमें ना सिर्फ टाइम ज्यादा लगता है बल्कि मैनुअली काम करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए और उनका जो काम होगा वो स्लो होगा और उनको बहुत एफर्ट देनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी ज्यादा चाहिए। लेकिन मशीन जो है वही काम कुछ मिनट में कर देंगे और इसके लिए आपको कम लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वो काम जो 10 लोग कर सकते थे वो एक मशीन जो है वो रन कर सकता है, या फिर लेट से कंबाइन हार्वेस्टर है तो उसको यूज करने के लिए एक लेबर काफी है। सही है, सो इट विल सेव योर कॉस्ट हियर एज वेल। अच्छा, इसके अलावा कैन थ्रेश एंड हार्वेस्ट, आपको पता है थ्रेशिंग, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सारे थ्रेशिंग मशीन ये सारे यूज होते हैं इन ऑर्डर टू थ्रेशिंग। आपको प्रोसेस याद होगा कि इन ऑर्डर टू सेपरेट द मेन क्रॉप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट्स पार्ट। तो ये इससे भी आपका जो हार्वेस्टिंग जो फाइनल अमल होता है जिसमें आप जो आपके क्रॉप्स हैं उनकी कटाई हो रही थी उसको हार्वेस्ट कहते हैं, तो उसके लिए भी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं, एक और ने बताया हुआ है कि इसमें हमें लेबर तो कम चाहिए लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या हो गए थे कि अगर हमें लेबर्स कम चाहिए एक तरीके से ये ओनर के एंड तो अच्छी बात है, उसके शायद इनिशियल कॉस्ट उसको मशीनरी की पड़ेगी लेकिन फिर डेली वेजेस उसको इतने सारे लेबर्स को देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये जो एम्प्लॉयज हैं या जो लेबर्स हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि इट विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजेज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। जाहिर सी बात है जब विलेजेस में उनको काम नहीं मिलेगा, ठीक है, लेबर्स को काम नहीं मिलेगा, उनको जो है फील्ड्स में वर्क नहीं मिलेंगे क्योंकि मशीन ने उनको रिप्लेस कर दिया, तो वो फिर सिटीज का रुख करेंगे, वो अर्बन एरियाज का रुख करेंगे। मे ब्रेक डाउन, मशीन जो है वो टूट फूट भी सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, सही है, लेकिन जो है ह्यूमन जो है उनको रिप्लेस करने के लिए फिर आपको पैसे भी चाहिए। लेकिन ह्यूमन का ये है कि अगर एक बंदा नहीं कर पा रहा तो आपने दूसरे लेबर को हायर कर लिया, उसको वेज दे दिया उसके जो जिसको आपने रिप्लेस किया। ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल फार्म्स। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आप जो है मशीन को स्मॉल फार्म्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि मशीन बड़ी होती हैं, ये लार्ज एरिया में यूज होती हैं और बल्क जो है अमूमन जो फार्मर्स हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो उसको यूज करते हैं ताकि वो बल्क आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। एक्सपेंसिव टू परचेज एंड मेंटेन, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, और नीड स्पेशल स्किल्स। हर फार्मर जो है वो मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता और हर फार्मर करना भी नहीं चाहता क्योंकि पता है, एक आप लोगों को पता है कि फार्मर जो है वो इलिटरेट होते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, वो इस चीज को समझते ही नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें ये एक न्यू प्रोसेस, न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक सीखनी चाहिए। वो उस चीज को नहीं सही समझते, वो समझते हैं भाई हमारा काम चल रहा है, हमें ये जो है मैनुअली वर्क करना आता है, हम इसमें ही एक्सपर्टीज रखते हैं एंड वी आर गोइंग टू वर्क इन दैट। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? Yes. जी मिस हो रही है। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब ये भी एक ह्यूमन फैक्टर है ना। आपने लेट से एग्रीकल्चर, ये बात मैंने 7th क्लास में पढ़ाई थी आप लोगों को कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दो मेजर सेक्टर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। सही है, इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है लेट से, तो एग्रीकल्चर के बिना एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के बिना इनकम्प्लीट है क्योंकि वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी अगर उनके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी जरूरी है क्योंकि वो जहां से मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मशीन कहाँ से आ रही है, बनकर इंडस्ट्रीज से बनकर आ रही है। तो दीज टू सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। अब आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो अब उस गैप को फिल करने के लिए, यानी गैप नहीं कहेंगे, दोनों सेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक कम्युनिकेशन चैनल, एक ट्रांसपोर्ट चैनल हमें चाहिए। वो हासिल करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए, आपको रोड्स चाहिए विद गुड स्पीड व्हीकल्स ताकि आप उस गुड को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल
मिसाल ले लें, हमने क्रॉप फार्मिंग में ये चीज पढ़ी थी, शुगर केन। लेट्स से शुगर केन में मैंने बात बताई थी आपको कि जब हार्वेस्टिंग हो जाए शुगर केन की, जब उसकी कटाई का अमल हो जाए तो उसको फौरन हमें जो है वो शुगर मिल में भिजवाना पड़ता है, अदरवाइज उसमें एक स्मेल भी आ जाती है, वो अपना जो कंटेंट है वो लूज करने लगता है, जूस का कंटेंट। तो और वही एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमें शुगर से एक्सट्रैक्ट करनी होती है, दैट जूस। तो अगर वो शुगर मिल तक नहीं जाएगा सही है टाइम पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके जो क्रॉप है वो इट इज ऑफ नो यूज, इट हैज नो वैल्यू नाउ बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स कंटेंट। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप अब आपके जहन में आ रहा होगा कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हम लोग सी पोर्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक मिनट। ओके, सॉरी डियर, देयर वाज समवन एट द डोर, आई हैड टू गो एंड ओपन इट। अच्छा जी, तो ट्रांसपोर्टेशन का मैं बता रही थी आप लोगों को कि इस गैप को फिल करने के लिए, यानी जो आपका है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को लिंक करने के लिए आपको एक ट्रांसपोर्ट चैनल चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए। अब उसको आप किन किन मीन से हासिल कर सकते हैं, बाय रोड्स, बाय रेलवेज, ठीक है, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये भी इसका एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे इन ज्योग्राफी, ठीक है, इसका पूरा एक चैप्टर है जो हम डिटेल में उसके एनालिसिस करेंगे। तो इसको अभी हम उस वक्त के लिए छोड़ देते हैं, ये प्रिसाइजली अभी अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, कि व्हाट इज वन ऑफ द ह्यूमन फैक्टर एट। अच्छा, अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे, लोन्स। लोन्स भी जरूरी है, आपको पता है क्यों? कौन बताएगा क्यों? Miss, farmers are poor, so they need to buy different machines, fertilizers. Very good, very good. Farmers are, let's say, if they don't have money, if they don't have funds in order to, you know, execute the farming processes or farming activities, so they will require money, they need to borrow money. अब उस मनी को बोरो करके वो किन पर्पस के लिए यूज करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। जो इनपुट्स हमें चाहिए होते हैं वो उनको खरीदने, उनको हासिल करने के लिए वो इस लोन को यूज करेंगे। अब वो इनपुट जो है आपके कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं आपके लिए, सीड्स हो सकते हैं, मशीनरीज हो सकते हैं, ठीक है, आपके और क्या चीजें हो सकती हैं, बताइए जल्दी जल्दी। इनपुट्स खरीदने के लिए कौन कौन से इनपुट्स हो सकते हैं जिनको आप लोन्स यूज करेंगे नॉट टू परचेज दैट? मशीनरीज, सीड, पेस्टिसाइड, The skilled workers. फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड, सही है। तो ये कुछ चीजें, मोर लैंड अगर परचेज करना है, वेरी गुड, तो आपने ये लोन्स इस्तेमाल करने। लेकिन ये लोन्स देगा कौन? वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन लो बजट। इसका क्या मतलब है, आप लोगों को पता होगा कि हर साल गवर्नमेंट जो है ईयरली बेसिस पे बजट डिजाइन करती है, ठीक है। तो जो बजट होता है वो, सिंस वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, ये वो कंट्रीज है जो इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं, इनके पास उनका बजट स्ट्रांग होता है, तो ये हर सेक्टर में अच्छा खासा जो है वो अच्छे खासे जो है पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंस पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी डिपेंड मोर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड, ठीक है। तो हम लोग अभी समझ लें कि इन प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि हम डेवलप हो चुके हैं, हम, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी आपको पता है हमारी इकोनॉमी बेहतर होने के बजाय डिक्लाइन का शिकार हो चुकी है, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से आपको पता है बिजनेसेस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो गए, इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही को तो लोन्स देने, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मसला हो रहा है
इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने में। सही है। तो जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, जब तक गवर्नमेंट के पास ज़्यादा वो बजट में ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं रखेगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो लोन्स गवर्नमेंट कैसे दे पाएगी फार्मर्स को? ठीक है, तो दैट लाइज ऑन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ट्रेनिंग और नॉलेज, ये भी ह्यूमन स्किल है और ह्यूमन ट्रेट है कि नॉलेज जब तक नहीं होगी फार्मर्स के पास उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ट्रेनिंग नहीं होगी, वो मशीन नहीं चला सकते और न्यू टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते। अब देखिए मैं तो आप लोग को ऊपर ऊपर की बातें बता रही हूँ, ठीक है, मशीन का यूज करना, हार्वेस्टिंग करना, लेकिन इसकी अगर आप डिटेलिंग में जाए ना तो और बहुत सी चीजें हैं जो बुक में भी नहीं बताई गई हैं। ये इसी तरीके से है कि आपको मैं ये बताऊं कि एग्जाम इस तरीके से होता है, लेकिन आप जब तक उस एग्जाम पे अपेयर नहीं होंगे आपको नहीं पता चलेगा कि इसको इस तरीके से करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि वर्चुअली टेस्ट होंगे, ठीक है, आपको मैंने टाइम टेबल दिया, आपके जहन में होगा कि हम लोग स्कूल में किस तरीके से एग्जाम देते थे, लेकिन जब आप अपेयर हुए उस टेस्ट के लिए, आपने जब फॉर्म सबमिट किया तो आपको एक बिल्कुल इंटायरली न्यू एक्सपीरियंस मिला। तो वो चीज आप सुन के नहीं हासिल समझ सकते जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करें। सेम गोस ओवर हियर। मैंने आप लोगों को बुकिश बातें बताई हैं, लेकिन काफी चीजें ऐसी होती हैं जो फार्मर्स की अपनी नॉलेज बेस्ड होती है, उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं कि उन्होंने इतने सालों काम किया तो उनको पता होता है कि वो देख के बता देते हैं या जमीन को देख के बता देते हैं। कुछ तो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि यहाँ पे फसल उगेगी या नहीं उगेगी, तो वो चीजें तो आपको कोई किताब भी नहीं बता सकती। ठीक है, तो बेटर मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, एग्जांपल, नॉलेज ऑफ वेदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोइल, ये एक बहुत ही ये अभी बात मैंने आपको बता दी, ये मैंने सेंटेंस देखा भी नहीं था अभी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोइल वाला, ये मैंने आपको ऐसे ही बात बता दी। तो ये सारी नॉलेज होना भी जरूरी है। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं बता देते हैं कि देख के बता देते हैं आसमान को या एनवायरनमेंट को ऐसी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये जो है आज बारिश होने वाली है या जो भी है, आज का मौसम ये होगा, आज नमी है ज्यादा तो हमारे क्रॉप पे असर हो सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं उनके, क्योंकि उनके पास उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो आप कह सकते हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मशीनरीज वगैरह, उसके लिए ऑब्वियसली उनको ट्रेन होना पड़ेगा, वो उसके बिना उस चीज को नहीं सीख सकते। बेटर मेथड ऑफ कल्टिवेशन, नॉलेज ऑफ डिजीजेस, बेटर यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, अगर उनके पास बेटर नॉलेज नहीं है कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को किस तरीके से हमें उसको यूज करना है, उसको उसमें से कैसे हमने क्रॉप्स को उगाना है, तो वो जो है वो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ सकता। प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के किस वक्त हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे हमें किस वक्त करने हैं, ये जब तक प्रॉपर उसकी एनालिसिस उनको नहीं हुई भी होगी उनके पास, उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी। बेटर यूज ऑफ मशीनरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी उनको नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। बेटर मनी मैनेजमेंट, ये भी जरूरी चीज है कि अगर उनके पास उनको फंड्स दे दिए गए, लेट से लोन दे दिए गए, उनके पास नॉलेज नहीं है कि इसको किस तरीके से खर्च करना है इफेक्टिवली, उन्होंने एक चीज पे ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेट से उन्होंने सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पे पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि उन्होंने ज्यादा पैसे पेस्टिसाइड्स पे खर्च कर दिए, हालांकि वो क्रॉप जो है वो इतना ज्यादा प्रोन नहीं है टू अटैक्स ऑफ पेस्ट। ठीक है, दिस शोज लैक ऑफ नॉलेज कि उनके पास एक तरफ कॉटन क्रॉप भी है, एक तरफ दूसरा क्रॉप भी है, उन्होंने पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर लिए, लेट से कोई और क्रॉप ले लें, वीट ले लें या फिर राइस ले लें, उस पर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया और कॉटन क्रॉप पे कम कर दिया। हालांकि कॉटन क्रॉप को ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज चाहिए था, बिकॉज कॉटन क्रॉप इज अ सेंसिटिव क्रॉप। ठीक है, तो ये चीजें जो है और उन्होंने पैसे अपने एक तरीके से जाया कर दिए। सही है, तो ये भी नॉलेज होना जरूरी है। बेटर मार्केटिंग, मार्केटिंग इज द एलिमेंट कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट आज का है, आपने प्रोडक्ट इन द सेंस कि आपने एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चरल आउटपुट हासिल कर लिया है, हार्वेस्टिंग हो गई है, क्रॉप आपके पास मौजूद है, अब आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, यानी आप मार्केट में उसको किस तरीके से भेजेंगे, आप इंडस्ट्री में उसको किस तरीके से भेजेंगे, आप लिंक कैसे करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रियल ओनर्स के साथ कि भाई हमारे पास ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हम लोगों का क्रॉप बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आपने इस चीज को खरीदना है। अब मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेलिंग द ट्रेड्स, द गुड ट्रेड्स ऑफ योर प्रोडक्ट सो दैट द बायर कैन परचेज इट। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट की खासियत, खुशियात वगैरह नहीं बताएंगे
तो सामने वाला जो है वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि आप एक शॉप पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो कपड़े वाला बता रहा होता है कि भाई ये जो कपड़ा है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सॉफ्ट क्वालिटी का है और आपको उसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो इसलिए हम इसके इतने पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। वी ट्राई टू कन्विंस यू टू बाय दैट प्रोडक्ट विद इन दैट अमाउंट व्हिच दे हैव सेड। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सारा सिलसिला है। अच्छा, अब मसले के लिए नहीं इज गुर्बत, पॉवर्टी। अब उनके पास गुर्बत की वजह से जो है वो न्यू टेक्निक्स को लर्न नहीं कर पाते और इलिटरेसी है, एजुकेशन वो अवेल नहीं कर सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, जब देखो जब एजुकेशन आपके पास होता है, आप काफी चीजें जो है ना एजुकेशन की बुनियाद पे, अपनी लिटरेसी की बुनियाद पे खुद ब खुद भी सीख रहे होते हैं। लेट्स से कि अभी हम लोग वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, अभी इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। क्योंकि हम लोग वी हैव द नो हाउ ऑफ इंग्लिश, यू हैव द नो ऑफ इंग्लिश एंड यू हैव द नो ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली इंग्लिश बट अंडरस्टैंडिंग लेवल एज वेल। दैट इज व्हाई यू आर हियर एंड यू आर टेकिंग क्लास, वर्चुअल क्लास। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होती तो आपको मुश्किल होती कि आप जूम में कैसे क्लास करें। आर यू गेटिंग? आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देखे जूम की क्लासेस के, भाई ये इस तरीके से हमें साइन इन होना है, इस तरीके से हमें अपना अकाउंट बनाना है, आपने आसानी से कर लिया। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता, आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू आर लिटरेट इन ऑर्डर टू लर्न न्यू प्रोसेस। एक्सपेंसिव फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू एवरीवन। ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि वो एक एक बंदे को ट्रेनिंग दे, एक फार्मर को ट्रेनिंग दे, एक एक फार्मर को एजुकेट करे, क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बता चुकी हूँ, लो बजट। गवर्नमेंट के पास खुद लो बजट है। टेली कम्युनिकेशन, telecommunication is all about access to information, ठीक है। improve education or skills, easy to contact market। telecommunication is all about, जैसे हम लोग मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। इससे आप इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, मार्केट के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग काफी चीजें, जब पेंडेमिक के दौरान हम लोग मार्केट नहीं जा रहे थे, वी यूज्ड टू परचेज द स्टफ ऑनलाइन, ठीक है। चाहे वो खाने की चीजें, चलो खाने की भी नहीं परचेज कर रहे तो हम क्लोथ हो गए, ईद के जो प्रोडक्ट्स हमने जो खरीदे वो ऑनलाइन खरीदे, हम नहीं गए मार्केट, ठीक है। तो वो हाउ इट हैपेंड थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, सही है। आपने इजीली मार्केट के साथ लिंक कर लिया। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या? एक्सपेंसिव टू परचेज टेलीकम्युनिकेशन गैजेट्स, ठीक है। आपने ये चीज नोट की होगी कि जब हम ऑनलाइन कोई खरीदारी करते हैं तो उसमें एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि क्या हमें वो चीज सही मिलेगी, और ये भी फैक्टर होता है एक रिस्क के वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इलिटरेट सो डू नॉट नो हाउ टू यूज दैम। अब लेट्स से कि मैं एक इलिटरेट बंदी हूँ, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा इस्तेमाल ऑनलाइन पोर्टल को यूज करना, ठीक है। मुझे अगर कोई चीज लेट्स से खरीदनी है ऑनलाइन प्रोडक्ट, तो आपको पता है कार्ट में हमें चीजें पुट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब मुझे पता ही नहीं है कि कार्ट का क्या मतलब है, मुझे कुछ नहीं पता, हाउ वुड आई यूज इट। कुछ चीजें हमने नहीं यूज की होती ऑनलाइन, हमें जिंदगी में यूज नहीं की होती, हमने उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए, हमने उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े, हमने उसको यूज कर लिया। लेकिन अगर आपको वो ही नहीं पता कि इंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़ने हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं, हाउ विल यू एक्जीक्यूट। तो इस तरीके से लिंक करो सिनेरियो को। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा अहम चीज है हम सबके लिए। कि लेट्स से कि अगर हम लोग पैकेजेस भी यूज कर रहे हैं मोबाइल में, तो हमें मोबाइल को भी चार्ज करना होता है। अगर लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पावर फेलियर है, तो हमें मोबाइल या अपने लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हम लोग का एक कम्युनिकेशन का जो ब्रिज है वो ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से विलेजेस में ये टेलीकम्युनिकेशन में हिंड्रेंस होती है। पेस्टिसाइड का यूज भी ह्यूमन फैक्टर है। क्या करता है ये? किल्स पेस्ट, टारगेट्स एट पेस्ट ओनली, ठीक है, बट मस्ट बी यूज एट करेक्ट टाइम। ये बात मैंने आपको भी बता दी, अगर करेक्ट टाइम भी यूज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो पेस्टिसाइड्स जो हैं उसका यूज जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हाउएवर दीज आर एक्सपेंसिव। इलिटरेट फार्मर्स कैन नॉट रीड इंस्ट्रक्शंस, जो इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है वो रीड नहीं कर सकते, तो वो अपने तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने तरीके से अपने टाइम पे उनको जो टाइम जो है वो ऐसा लगता है कि सूटेबल है, वो उस पर पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे होते हैं, बल्कि इट्स नॉट द राइट थिंग। एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो है वो फर्दर ये कॉज करते हैं पेस्टिसाइड्स। अगर आप लोगों को
पता हो कि ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्रीफली बताई थी कि वाटर पोल्यूशन कॉज हो रहा था पेस्टिसाइड्स की वजह से। ये जो सारे पेस्टिसाइड्स के जो हम स्प्रे करते हैं फील्ड्स में, वो एक चैनल के थ्रू पानी में मिक्स हो जाता है पेस्टिसाइड्स, और वो जो है रिवर चैनल के थ्रू फिर जाके इंलैंड वो सी के साथ कनेक्ट होते हैं। रिवर चैनल्स आपको पता है ना, कि सारे जो चैनल्स हैं रिवर चैनल्स वो जाके अरेबियन सी से कनेक्ट होते हैं पाकिस्तान में, और वो जाके फिर इंलैंड सी में जो मेरीन लाइफ है उसको डैमेज कर रहे होते हैं और यूट्रोफिकेशन कॉज कर रहे होते हैं, जिसमें अपर लेयर जो है सी की उसमें एल्गी पूरी जम जाती है, और जैसे सनलाइट जो है वो सी के अंदर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से जो जाहिर है जो प्लांट्स होते हैं सी के अंदर जो मौजूद होते हैं, मेरीन प्लांट्स जो होते हैं, उनको भी तो लाइट चाहिए होती है ना, सनलाइट। जब उनको सनलाइट नहीं मिलती वो मर जाते हैं पौधे, और जब वो मरते हैं तो उसके साथ साथ जो पूरी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और अल्टीमेटली फिर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन का, जो मैं पहले प्रिसाइजली आप लोगों को बता दी। सही है। साइज ऑफ फार्म बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपके फार्म का साइज छोटा होगा, आप मशीन यूज नहीं कर सकते, लार्ज फार्म्स होंगे तो आप वहाँ पे लार्ज जो है मशीनरीज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज फार्म में एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि जाहिर है बल्क क्वांटिटी में आप गुड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि आप मशीनरी यूज कर रहे हैं। इजीली इरिगेशन प्रैक्टिस हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि आपके फार्म बड़े हैं तो उस बुनियाद पे आपको लोन्स भी मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को भी होगा कि आपके पास आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इसलिए वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। स्मॉल फार्म्स इन पाकिस्तान जो है वो मोस्टली इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते, मशीनरीज यूज नहीं हो सकती, लोन कैन नॉट बी गिवन एंड टेकन, इरिगेशन इज हार्ड, और आउटपुट भी जो है वो लेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक ड्रॉबैक्स है करीब। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन बिफोर दैट मैं एक बात आप लोग को बताती चलूँ कि अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में टेस्ट में लूंगी, ठीक है, टेस्ट 2, और उसमें आप लोगों का जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा टॉपिक आएगा। लाइफ स्टॉक फार्मिंग और क्रॉप फार्मिंग आपके फर्स्ट टेस्ट में आ चुका है, सेकेंड टेस्ट में आपके ये पूरा टॉपिक आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान। सही है। और नेक्स्ट क्लास से मुराद ये है कि नॉट ऑन फ्राइडे, इस फ्राइडे के बाद जो फ्राइडे आएगा उसमें आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, और अब इस वीक का जो फ्राइडे होगा उसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैंने आज बेहतर ये समझा कि मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा दूं, बिकॉज अभी हम लोगों ने फ्राइडे को ज्योग्राफी पढ़ा था, तो आई थॉट इट विल बी इजी कि हम कनेक्ट कर सकेंगे, पॉइंट्स आप लोगों को याद होंगे, इसलिए मैंने आज आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा दी। ठीक है। अब जो फ्राइडे के दिन है हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, और O2 की क्लास तो होती है ट्यूसडे के दिन, तो हम उनके साथ भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सही है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके देन, नो मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, तो इसलिए नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।